Hello everyone, welcome on the online platform of Sanjay Pandey classes. I am your maths teacher Akash Shukla and today we are going to discuss the topic complex number for class 11th. ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मैं चाहूँगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक लुक ले लेते हैं हम लोग कि आखिर नंबर्स का क्लासिफिकेशन होता कैसे है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है हमारे पास नंबर्स का और क्या क्या नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, उन सब का हम लोग एक बार थोड़ा सा जल्दी से डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास नंबर्स का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। सबसे पहले जो हमारे पास सुपर सेट होता है सारे नंबर्स का वो होता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर के बाद आप देख सकते हो कि रियल नंबर हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक हो गया आपका इरेशनल नंबर, दूसरा हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर जैसा रैशनल और इरेशनल बारे में आप लोग को पता ही होगा। रैशनल नंबर मींस जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग। रैशनल नंबर हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स। तो अब आपको पता होगा इंटीजर हमारे क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो नॉन इंटीजर्स हो गए वो आपके फ्रैक्शनल हो गए, जैसे 3/2 जो फ्रैक्शन के नंबर्स हो गए वो आपके नॉन इंटीजर्स में आ गए। इंटीजर में आपका हो गया -1 -2 -3 0 +1 +2 डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीजें हो गई। इंटीजर भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक हुआ आपके नेगेटिव इंटीजर्स एंड सेकंड वन आपका होल नंबर। तो नेगेटिव में आपको पता है -1 -2 से माइनस इनफिनिट तक, एंड होल नंबर में आपका 0 1 2 3 4 से सारी चीज, जैसे कि होल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड है, 0 और नेचुरल नंबर्स तक में। तो ये आपका हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन। अभी इसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि नंबर्स आपके इस तरीके से क्लासिफाइड है हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है, अब आते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ बेसिक चीज। सबसे पहले आप ये बताइए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये √4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता होगा क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 आपका आंसर क्या आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यही बात हुई, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, दैट मींस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कोई अगर पूछ लेता है √3 क्या होगा, सॉरी √9 क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात ये आती है कि अगर हमसे कोई पूछ ले या हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि √-4 क्या होता है, ध्यान समझिए। हमसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीजें क्लियर थी। बट यहां से हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो आपके माइंड में क्या आएगा, आपको क्या लग रहा हो कि भाई -4 का क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप कह सकते हो कि -2 हो सकता है, और क्या कह सकते हो आप। अच्छा देखो, अगर आपने बोला कि -2 स्क्वायर रूट ऑफ -4 का आंसर हो गया -2, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि -2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर -4 आना चाहिए। कि भाई अगर स्क्वायर रूट ऑफ -4 -2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता है -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, और वो आपका साइन कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि दिस डज नॉट इंप्लाइज दिस। तो यहां से हमारे पास ये मिल गया कि -4 इज नॉट इक्वल टू -2। बात समझ आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज नॉट इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पे बात ये आई कि भाई ये चीजें हमारे पास यहां से चल के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमारे पास, कि अभी तक तो ठीक है सारे नंबर्स हमको पता थे क्या होते हैं, रैशनल ये सारी चीजें, लेकिन जब स्क्वायर रूट ऑफ -4 की बात की गई या स्क्वायर रूट ऑफ -9 किसी भी नंबर नेगेटिव का स्क्वायर रूट की अगर बात की गई, तो वहां पे हमारे पास थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्या हमको एरर प्रोवाइड करने लगा, वहां पे मैथ्स शांत हो गया, वहां पे मैथ्स के पास कोई आंसर नहीं था। तो ऐसे केस में देखा गया कि भाई ऐसी चीज को कैसे रिजॉल्व किया जाए, किस तरीके से इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वहां पे हमारे पास ये आया कि भाई ये देखो, अच्छा ये इशू हो क्यों रही है, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट -4, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 4 कह सकते हैं हम लोग। ऐसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें से आपको इतना तो दिख ही रहा है कि ये जो टर्म है ये, इसको तो हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये होता है हमारे पास क्या, ये हो गया आपके पास 2। मतलब देखा जाए कि ये जो हमारे पास पूरा यहाँ पे ये नंबर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ये जो डिफिकल्टी यहाँ पे हमारे पास सामने ला रहा था उसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √-1। इसी तरीके से आपके पास कोई भी किसी भी चीज का अगर हमारे पास निगेटिव का स्क्वायर रूट पूछा जाए आपसे, -16 पूछ लेगा, तो इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो, -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो हम लोग बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो घुमा फिरा के हमारे पास जो इशू आ रही है वो केवल किसके कारण आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ
-1, मतलब अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ -1 को किसी तरीके से सॉल्व कर लें तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि बाकी तो हमारे पास चीज ऑलरेडी सॉल्व हो जा रही है। जो पूरा नंबर यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के कारण। तो यहां से ये डिस्कवर हुई कि अगर इसी चीज को, ये जो नंबर है इसी को कुछ हम लोग क्या कर लें भाई, कुछ हम लोग इसको इमेजिन कर लेते हैं कि भाई इसकी ये वैल्यू है पर्टिकुलर, कुछ हम लोग इसको कॉन्सेप्ट या कुछ टर्म इसको इवेल्युएट कर देते हैं, तो वहां से हमारे पास निकल के आता है एक टर्म इमेजिनरी नंबर। ठीक है, पहले अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी हम लोग आते हैं, पहले आप समझो इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि प्रॉब्लम हो किसके कारण रही थी, प्रॉब्लम जो सारी हो रही थी वो हो रही थी इस टर्म के कारण, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के कारण। तो ये देखा गया, ये सोचा गया कि भाई ये नंबर जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब ऐसी चीज जो एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ कैसी है, इमेजिनरी है। ठीक है, एक्चुअल में वो नहीं है बट वो इमेजिनरी है। अब बात ये कि इसको इमेजिनरी नंबर क्यों बोला गया, भाई आपके माइंड में आ सकता है कि इस नंबर को आखिर इमेजिनरी नंबर क्यों बोला गया, नॉर्मल नंबर या कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया, क्यों उसको ये बोला गया कि रियल में नहीं होता, इमेजिनरी है। तो देखिए समझिए, आपको पता है कि कोई भी अगर नंबर है, पूरा हमारे मैथ्स में कोई भी नंबर आप लेते हो तो 3 कैटेगरी में जा सकते हैं, 3 कैटेगरी में से 3 ही सेक्शन में जा सकते हैं। या वो नंबर हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, या वो नंबर हमारा 0 के बराबर होगा, या फिर वो नंबर हमारा 0 से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा कोई तीसरा कॉन्सेप्ट आ सकता है आपके पास। भाई कोई भी अगर आप नंबर लेते हो कहीं से भी, किसी भी नंबर को उठा लो आप, तो आपके पास क्या है, 3 ही सेक्शन होंगे, या तो 0 से छोटा, या तो 0 बराबर, या तो 0 से बड़ा। अब बात ये आती है, ये जो अंडर रूट -1 है, तो ये भी इन्हीं तीनों में से किसी एक कैटेगरी में जाना चाहिए, किसी एक सेक्शन में जाना चाहिए। पहले हम लोग ये समझते हैं, अब यहाँ पे हाँ देखिए, आप ये जो मैं बता रहा हूं इसको आप ये समझ सकते हो कि वाई इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। तो अब आपके पास ये हुआ कि अंडर रूट -1 को हम लोग पहले केस फर्स्ट में ये एज्यूम करके चलते हैं, ये जो नंबर हमारे पास क्या है, लेस देन 0 होगा। भाई हमको नहीं पता कि ये किस सेक्शन में लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल टू 0। तो हमने पहले एज्यूम करके, हम लोग ये एज्यूम करके चेक करना चाहते हैं कि भाई हो सकता है ये क्या हो, लेस देन 0 है। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट अंडर रूट -1 इज लेस देन 0। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो अंडर रूट -1 है वो क्या होगा, आपका लेस देन 0 होगा। तो आपको पता है अगर लेस देन 0 हुआ इसका मतलब वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज -1 जो है लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव का आप जब भी स्क्वायर करोगे, ध्यान समझिएगा, निगेटिव का आप जब भी क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब कि अगर ये लेस देन 0 हुआ, अगर लेस देन 0 हुआ, तो दिस थिंग इंप्लाइज कि आपका इसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात में समझ आ रही है, अगर इसका आप स्क्वायर करोगे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। बात में समझ आ रही है। अगर हमने ये एज्यूम किया है कि जो हमारा इमेजिनरी नंबर आई है वो आपका लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्क्वायर करने पे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई ऑब्वियस बात है, किसी भी नेगेटिव नंबर का आप अगर स्क्वायर करते हो तो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। बट यहाँ पे हमने स्क्वायर करके देखा और वो 0 से बड़ा नहीं आ रहा था। तो यहाँ से इतनी चीज तो क्लियर हो गई। पहली चीज क्या क्लियर हो गई कि अंडर रूट -1 या इमेजिनरी नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, वो आपका लेस देन 0 नहीं होता है। ठीक है, बात इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, पहला चीज हो गया। तो यहां से हमको ये मिल गया, दिस थिंग इंप्लाइज। अच्छा एक चीज आप ये समझ लीजिए, जो इमेजिनरी नंबर है इसको हम लोग मैथ्स में एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आई। ठीक है, आयोटा भी बोलते हैं, नेम इसका आयोटा होता है, लेकिन बेसिकली डिनोट हम लोग आई से करते हैं। ठीक है, आई। तो अब आपके पास क्या हुआ, ये जो आई है आपका, आई इसलिए बोलो कि बार बार अंडर रूट -1 लिखने से बढ़िया आई लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई हो गया। तो यहां से हमको क्या मिल गया कि आई इज नॉट लेस देन 0। पहली चीज क्लियर होगी, ये हो गया आपका केस फर्स्ट। ठीक है, आगे आते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 की तरफ अगर आते हैं हम लोग, तो केस 2 हमारे पास ये कह रहा है कि भाई ठीक है, अब 0 के लिए चेक हो गया, 0 नहीं है, सॉरी लेस देन 0 नहीं है। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं लेट कि ये जो आपका आई है वो हो सकता है 0 के बराबर हो। भाई हमको ना पता चला, हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो, 0। हमने आई की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। तो अगर आई की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी, तो ऑब्वियसली आपका क्या है, आई स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई अगर आई की वैल्यू 0 है तो 100% आई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट आपको पता है आई स्क्वायर क्या होता है, बट आपको पता है कि आई स्क्वायर कितना हो जाएगा। भाई अभी हमने देखा आई स्क्वायर कितना होगा, -1 होता है। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस थिंग इंप्लाइज आई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0।
देखिए हमने अज्यूम किया कि आई आपका 0 है, तो अगर आई 0 होगा तो ऑब्वियस बात उसका स्क्वायर करने पे, स्क्वायर इन द सेंस 0 इंटू 0 0 ही आना चाहिए, बट आई स्क्वायर हमने किया और हमने देखा आई स्क्वायर कितना आ रहा है -1 आ रहा है, क्योंकि पता आपको आई की वैल्यू √-1 होती है, इसका स्क्वायर करोगे आपको कितना आएगा -1 आएगा, तो आई स्क्वायर आपका क्या है -1 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको ये मिल गया, दिस थिंग इंप्लाइज आई स्क्वायर, यहाँ ये लिखा हुआ आई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दो केस हो गए आपके पास, तीसरा केस हम लोग देखते हैं। भाई पहली चीज तो क्लियर होगी आपके पास कि जो आई होता है या जो इमेजिनरी नंबर आई है वो आपका 0 से छोटा नहीं होता। दूसरी चीज हमको ये पता चल गई कि जो आपका आई है वो 0 के बराबर नहीं होता। अब थर्ड केस हम लोग देखते हैं, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि हो सकता है आई आपका क्या हो 0 से बड़ा हो, तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। जो थर्ड केस हमारे पास कि आई हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है कि 0 से बड़ा हो, तो लेट आई इज ग्रेटर देन 0, ये हमने अज्यूम कर लिया कि आई हमारा क्या है 0 से बड़ा है। अब आगे चेक करते हैं, तो अगर आई 0 से बड़ा होगा तो 100% इसका स्क्वायर करने पे भी क्या भाई, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है 0 से बड़ा होने से पॉजिटिव नंबर वो, तो अगर पॉजिटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 100% वो नंबर भी क्या होगा पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो दिस थिंग इंप्लाइज आई स्क्वायर मस्ट ऑल्सो ग्रेटर देन 0, बट आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू अभी पीछे हमने देखा कितनी आ रही है -1, बट -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0, दिस थिंग इंप्लाइज आई इज नॉट ग्रेटर देन 0। यहां से हमको ये मिल गया कि जो आपका आई है वो 0 से बड़ा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? मैंने एज्यूम किया कि आई आपका 0 से बड़ा होगा, तो अगर आई आपका 0 से बड़ा होगा तो 100% पॉजिटिव नंबर होगा कोई, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा वो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, दैट मींस 0 से बड़ा ही आएगा। तो हमने इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर करने पर हमको क्या मिला -1 मिला, और -1 आपका 0 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि आई जो हमने एजम्पशन किया है वो गलत है। हमने एजम्पशन किया था कि आई ग्रेटर देन 0, तो यहां से हमको ये मिल गया कि आई इज नॉट ग्रेटर देन 0। बात में समझ आ रही है? यहां से आई हमारा क्या हो गया ग्रेटर देन 0 नहीं हो। तो अब देखिए यहां से 3 केस हमने देखा। पहला केस हमारे पास क्या था, पहला केस था कि आई इज नॉट लेस देन 0। दूसरा केस हमारे पास क्या था, आई इज नॉट इक्वल टू 0, और जो ये थर्ड केस है ये हमारे पास क्या है, आई इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो आपको अभी मैंने शुरू में बताया कि कोई भी नंबर आप मैथ्स का उठाते हो तो इन्हीं 3 सेक्शन में से एक सेक्शन में आना चाहिए, या तो आपका 0 से छोटा होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। बट ये जो आई है, ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट -1 है, इमेजिनरी नंबर है, या ये हमारा तीनों में से किसी सेक्शन में नहीं आता। तो अगर ये तीनों में से किसी सेक्शन में नहीं आता, इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो नंबर है इसको हम लोगों ने नेम दे दिया इमेजिनरी नंबर, आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अभी जो हम लोगों ने समझाया, ये समझाया कि वाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो ये आपका रीजन है कि इमेजिनरी नंबर इसको क्यों किया कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि सो दैट कि अंडर रूट स्क्वायर रूट -1 इज इमेजिनरी नंबर। तो आप दिखा सकते हो, आपको ये तीनों केस को दिखाना पड़ेगा कि अगर इमेजिनरी नंबर इसलिए है क्योंकि ये ना ही लेस देन 0 है, ना ही इक्वल टू 0 है, ना ही ग्रेटर देन 0। यहाँ तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी बेसिकली इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी समझ में आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज की क्या होगी इमेजिनरी नंबर की प्रॉपर्टी। अभी सिर्फ इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी नहीं है हम लोग। देखिए जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहले ये होगी, आपको पता है आई की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। अब कहीं पे आपको ये आएगा तो आप आई ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 करके उसको सॉल्व करने लोगे, ऐसा नहीं है। अब हर जगह तो आप आई से ही डील करोगे, उसको वापस ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी जो चीज होगी वो क्या होगा, आई स्क्वायर कितना होगा भाई आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करके कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज हो गया आई क्यूब कितना होगा, आई क्यूब। तो आई क्यूब को आप क्या जानते हो, आपको पता है आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने देखा कितनी है -1 इंटू आई। तो कहीं ना कहीं हम लोग लिख सकते हैं आई क्यूब इज इक्वल टू -i। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, आई क्यूब इज इक्वल टू -i। यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे आते हैं। इसके बाद आया हमारे पास आई की पावर 4। तो आई की पावर 4 क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो आई की पावर जैसे अभी हमने देखा आई की पावर 3 के लिए, उसी तरह आई की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है -1, तो यहाँ से हो गया -1 इंटू -1, और -1 इंटू -1 आपका क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ से आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका आई पावर 4। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या लेते हैं, आई की पावर 5 ले लेते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या हमने ले लिया आई की पावर 5। तो आई की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, आई की पावर 5 को आप लिख सकते हो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1, या आई सिंपली
बेस से में पावर साइड हो जाएंगी, लिख सकते हैं ये चीज हम लोग i की पावर 4 इंटू आई। अब आपको पता है i टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो बचा क्या आपके पास केवल i। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया i की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी i। ठीक है, i की पावर 6 की बात करते हैं हम लोग, उस तरीके से i की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है भाई, i की पावर 4 तो हमारे पास 1 ही है ना, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आई स्क्वायर आपका कितना हो गया, वही चीज आपका -1, तो आई स्क्वायर हो गया। बात समझ आ रही। इसी तरीके से आई की पावर क्या लेते हैं हम लोग 7, तो इसको भी हम लोग सोचते आई क्यूब इंटू आई की पावर 4, तो अब यहाँ पे फिर आपका ये क्या हो जाएगा आई का क्यूब। बात समझ आ रही है। उस तरह से आई की पावर 8 की अगर बात किया जाए तो इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, और ये चीज आपका सिंपल क्या आ गया आई की पावर 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट बस यही 4 चीजें, उसका सारी चीजें इसी का क्या है, इसी का पूरी साइकिल इस मतलब देखिए 4 तक तो चीजें ठीक है, 4 के बाद सारी साइकिल क्या कर रही है रिपीट कर रही है, मतलब 4 तक जाएगी फिर वही चीज वापस से रिपीट होने लगेगी। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना। तो यहाँ से आपको बात यह है कि इसको आप निकालोगे कैसे, इस चीज को आप निकालोगे, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। आप ये चीज समझ लो, पहले इतना सी आप नोट कर लो, इसके आगे बताता हूँ मैं। देखिए अब आपके पास जैसे अगर क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, पहली चीज समझ लो कि i की पावर 4 इंटू एन, 4 है मतलब कि अगर 4 का मल्टीपल होगा, कोई भी चीज अगर 4 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू 100% कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई, क्योंकि 4 इंटू 4 तो i की पावर 4n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब आपके पास अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ गया i की पावर एग्जाम्पल के लिए i की पावर 28 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 28, तो i की पावर 28 आपको पता है क्या, ये 4 का मल्टीपल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 7, तो इसकी वैल्यू 100% क्या आएगी 1 आएगी। बात समझ आ रही। अब आपके पास क्वेश्चन अगर आ गया i की पावर 51, कितना आ गया i की पावर 51, तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है, जो भी इंटीजर पावर की वैल्यू है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसको आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर देखो आपका कितना आ रहा है, जितना रिमाइंडर आएगा वही उसकी एक्चुअल में क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। जैसे आप इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 451 है ये आपका, तो 48 है भाई, 48 तक जाएगा ना आपके पास, 4 12 जा 48, उसके बाद आपके आगे क्या हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करते हो, ध्यान समझिएगा, जो 51 है यहाँ पे हमको 4 से डिवाइड किया हमने, 51 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। रिमाइंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 12 जा 48, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो यहाँ से आपका क्या हो गया ये i की पावर 3। बात में समझ आ रही है। और ये कितना हो गया आपका -i। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप खुद से करो, जैसे अगर मैंने बोल दिया i की पावर आप लोग निकालो, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया 121, ठीक है, क्या ले लिया हमने i की पावर 121 हमने ले लिया। अब इसकी आपको वैल्यू बतानी कितनी होगी, तो ऑब्वियस बात आप 4 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 120 हो जाएगा, 30 जा 120, बचा कितना आपका 1 रिमाइंडर आ गया, तो मतलब ये वैल्यू आपकी कितनी होगी i की पावर 1, और i की पावर मतलब बेसिकली i। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। तो आपसे किसी भी चीज की चाहे वो जितनी बड़ी वैल्यू, आपको सिंपल क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आए आपका वही रिमाइंडर आपकी पावर में लिख दो, वही बेसिक आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस आप अपने से कर सकते हो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पहले एक्सरसाइज में होंगे, बेसिक क्वेश्चंस इससे होंगे। ये आपकी इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है, अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ उसके बेस जो हमको समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां तक सारी चीजें समझ आ गई, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको माइंड में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ गया क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्यों इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ये भी हमने समझा दिया, क्योंकि वो आपका तीनों सेक्शन में नहीं आता, ना ही लेस देन 0 होता, ना ही इक्वल टू 0 होता, ना ही ग्रेटर देन 0 होता। उसके बाद हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर क्या प्रॉपर्टी होती है, i की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब -i होता है, एंड i टू द पावर 4 1 होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन होती है वो आपके पास होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ सम ऑफ रियल नंबर एंड अ इमेजिनरी नंबर। ध्यान समझिएगा, बहुत लोग इमेजिनरी नंबर को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, एक तरह से सही है लेकिन उतना एग्जैक्ट सही नहीं है। ठीक है, बात समझिए क्या हुआ। डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ सम ऑफ, क्या होता है ये, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर एक इमेजिनरी नंबर और एक
रियल नंबर को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो जो नया नंबर बना, ध्यान समझिएगा, मतलब अगर आपने एक रियल नंबर और एक इमेजिन नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो नया नंबर बना उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बात समझ आ रही है? इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जेड से, स्मॉल जेड से बेसिकली डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड से हमने डिनोट किया, ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि मैंने क्या बोला कि सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर, तो ऐसे केस में जो इसका जनरल फॉर्म हो गया वो हो गया a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। अब यहाँ पे देखिए a क्या है, a आपका जो होगा वो तो सिंपल कोई भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर, या इसको हम लोग रियल पार्ट भी कहते हैं, रियल पार्ट। इमेजिन नंबर का ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो आपका आई बी होता है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि आई आपका क्या हो गया, आई बी इन द सेंस, ध्यान समझिएगा, आई बी मतलब क्या हुआ आपका, अगर आई तो आपको पता है वैल्यू, बी मान लिया आपका कुछ भी हो गया, बी आपकी वैल्यू अगर 3 है और 3 के साथ अगर यहाँ पे क्या लग गया, आई लग गया, ध्यान समझिएगा, 3 के साथ आई लग गया, तो ये जो पूरा नंबर हो गया, ये पूरा नंबर इमेजिनरी नंबर बन गया। तो अगर आप पास लिखा हुआ है 5i, तो इसका मतलब ये 5 नहीं है, ना ही ये रियल नंबर है, ये आपका पूरा नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर बन गया। अगर आप पास लिखा हुआ है 5, तो 5 रियल नंबर हुआ, बट इसी में आपने मल्टीप्लाई कर दिया आई से, आई मतलब अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये पूरा नंबर आपका क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का क्या होता है, सम होता है। तो रियल नंबर हमारे पास हो गया ए, आई बी आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं, ठीक, यहां तक ठीक है। या इसी बात को हम लोग इस तरह भी डिनोट करते हैं, डिनोट करने का तरीका समझ लीजिए, इसको हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी, ठीक है। बात समझ आ रही है? जब इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग केवल बी भी लिख सकते हैं, आई बी भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? ये हो गया आपके पास क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फॉर्म, कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कभी भी लिखा है तो हमेशा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में ही होगा, तभी आप बोलोगे हाँ ये जनरल फॉर्म है। ये जो फॉर्म है आपका जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। ये होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, इसकी ये जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म में होता है। इसमें आपको ये ध्यान देना है, पहली प्रॉपर्टी इसकी समझिएगा, अगर कभी भी आपका जेड क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब कि उसका रियल पार्ट भी जीरो है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, जीरो है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई होके तब जाके आई भी पूरा इमेजिनरी नंबर बना है। केवल अगर बी की बात करेंगे तो बी केवल एक रियल नंबर ही है, लेकिन आई बी चूंकि आई से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए वो क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया। बात समझ आ रही है? तो ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, कब, अगर जेड आपका क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ आ रही है? सेकेंड नंबर बात करते हैं, अगर किसी भी, ध्यान समझिएगा, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए जीरो हो जाए, इफ ए इक्वल टू जीरो, ए जीरो, ए का जीरो मतलब कि आपका जो रियल पार्ट है वो जीरो हो गया। तो अगर रियल पार्ट जीरो हो गया तो आपका जेड क्या बचेगा, तो जेड इक्वल टू क्या बचेगा, केवल आई बी बचेगा, केवल आई बी बचेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर इमेजिनरी है या प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब उसमें केवल क्या है आपका, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक। दूसरे थर्ड आपका ये हो गया कि इफ पॉसिबिलिटी है कि बी जीरो हो जाए, भाई रियल नंबर है ए और बी, तो आप हो सकता है कोई भी जीरो हो जाए, तो अगर बी जीरो हो गया तो ऐसे केस में आपका जेड क्या हो जाएगा, केवल ए बचेगा, और ए आपका क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो यहां से आपका क्या हो गया कि जेड इज प्योरली रियल, ठीक। तो कभी कभी आपके पास क्वेश्चन इसी तरह आता है, इफ जेड इज प्योरली रियल, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि अगर प्योरली रियल है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है आपका, जीरो है। क्वेश्चन आ गया इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब ये आपका जो रियल पार्ट है वो जीरो है। बात समझ आ रही है? ये हो गई बेसिक चीज है। अब देखिए यहां से हमारे पास ये हुआ कि भी इसका मतलब ये हुआ जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो पूरा रियल नंबर भी तो आ सकता है ए में।
कॉन्सेप्ट समझिएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लीजिए हम लोग b को एज्यूम कर लिए 0 है, तो आपको बचा क्या फिर z इक्वल टू केवल a बचा, मतलब z इक्वल टू रियल नंबर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट क्या होता है, रियल नंबर। मतलब आप कह सकते हो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स नीड नॉट बी रियल नंबर्स। क्यों? कि भाई हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी भी आ जाए, तब उस केस में वो रियल नंबर नहीं होगा। लेकिन रियल नंबर तो कुछ भी है, कुछ भी कोई भी रियल नंबर है तो 100% कॉम्प्लेक्स नंबर कहला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, मान लिया अगर हमारे पास लिखा हुआ है, भैया मान लिया किसी ने बोल दिया भैया 4 बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, 4 रियल, इतना क्लियर है, तो आप कह दो हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई पूछे कैसे, तो आप कह दो ये देखो 4 प्लस आई इंटू 0, 4 प्लस आई इंटू 0, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, बचा क्या, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये जनरल फॉर्म में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया। इस तरह से कोई भी रियल नंबर आप लिख दो, मान ली किसी ने लिख दिया 3/2 रियल नंबर है ये, अभी बताना ये रियल नंबर आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो आपके से तो है, ये आपको लिख दो प्लस 0 इंटू आई। तो यहां से आपका क्या मिल गया कि सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बात नहीं समझ आ रही, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अब हम लोग एक बार फिर से क्लासिफिकेशन जो हमारे पास था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसके चार्ट को फिर से देखते हैं। अब थोड़ा सा मॉडिफाइड चार्ट हमारे पास आ रहा है। अब देखिए अब हमारे पास चार्ट में क्या आ गया, सारे अब देखिए ये आपका एक्चुअल में क्लासिफिकेशन नंबर्स का, शुरू में मैंने इसीलिए इसको रखा था ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार समझा दिया जाए, तब इस चार्ट को हम लोग रखते हैं। तो सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया आपका रियल पार्ट और एक हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये 2 चीजें आपके पास हो गई। तो यहां से आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका मॉडिफाइड आपका क्या हो गया, ये आपका मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन हो गया नंबर्स का, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो बेसिक ये 3 आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद आप आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती हैं। अब आप लोग सबसे पहले ये समझो, जो इसमें पहला इस पूरे एक्सरसाइज में जो पहला पार्ट होगा आपका, पहला पार्ट इन द सेंस जो आपके शुरू के स्टार्टिंग के क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन कुछ यूं बनेंगे कि आपको बोलेगा कि कन्वर्ट इन जनरल फॉर्म। मतलब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा, बोलेगा इस नंबर को जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। बात समझ आ रही है। अब जैसे कि आपके पास बाई चांस, पहले समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता क्या। जैसे अगर मैंने लिख दिया z इक्वल टू 2 + 3i, क्या लिख दिया, z इक्वल टू 2 + 3i। यहाँ पे 2 क्या है आपका रियल पार्ट है और 3i आपका क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये जनरल फॉर्म में है, a + ib के फॉर्म में ये नंबर है, तो ये जनरल फॉर्म में है, तो ये आपका ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब जनरल फॉर्म में इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई कहीं पे भी आ गया वो तो कॉम्प्लेक्स ही नंबर हो गया, लेकिन अभी ये z जो है आपका क्या कहते हैं जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया दूसरा इस टाइप से, z इक्वल टू 1/3 + 2i, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है, z इक्वल टू 1/3 + 2i। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे 3 आपका रियल पार्ट हो गया और 2i आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना आप। ये अभी जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। जनरल फॉर्म क्या होता है कि एक रियल पार्ट होना चाहिए प्लस एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो एक ही चीज है, ये पूरा एक टर्म है, ध्यान समझिएगा, ये पूरा एक टर्म है। इसके आगे अगर प्लस करके कुछ लिखा हो तो तब बात होती। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान समझिएगा, ऐसे केस में आप इसको जनरल फॉर्म में लाओगे। जनरल फॉर्म में इन द सेंस a + ib फॉर्म में इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो a + ib फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज टर्म आपने पीछे भी पढ़ा होगा क्लासेस में, मतलब इसके ये जो आपका डिनोमिनेटर में इसके निगेटिव साइन से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है किसी भी नंबर हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, उसी नंबर डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही काम हम लोग करना जा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 - 2i से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 3 - 2i से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। 3 + 2i है, उसके निगेटिव साइन से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, उसके निगेटिव साइन से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो अब ये क्या बन गया, अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में नहीं था, अब क्या हुआ, z इक्वल टू, अब 3 - 2i ऊपर आ गया, ठीक है। इसकी बात किया जाए तो ये क्या हो जाए, a + b a - b। तो a + b × a - b आपको पता क्या होता है, a² - b² फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया a² मतलब 9 माइनस b², b की जगह पे कितना है 2i। तो अब आप 2i का यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 3 - 2i अपॉन a² 9 है और -2, ध्यान दीजिए स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और i² कितना होता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, i² की वैल्यू कितनी होती है, i² वैल्यू -1 होती है। तो ये हो जाएगा 4 × -1, और वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या कर देगा,
प्लस कर देगा, या फिर लिख देता हूं मैं 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू -1। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, z इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2i अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 प्लस 4। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 4 आपका कितना हो गया, ये आपका 13 हो गया, तो ये आपका हो गया 3 माइनस 2i अपॉन 13, 3 माइनस 2i अपॉन 13। बट अभी भी ये जनरल फॉर्म में नहीं आया। अब आप क्या करोगे, आपको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है ना, तो अब इस 13 को दोनों पार्ट में क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो जब आप इसको दोनों पार्ट में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 13 माइनस 2i अपॉन 13। तो ये जो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया एक्चुअल का क्या, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देख सकते हो ये 3 अपॉन 13 क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस बात की है 2i अपॉन माइनस क्या हो गया आपका, इमेजिनरी पार्ट हो गया। बात में समझ आ रही है, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे रियल पार्ट क्या है तो आप बताओगे 3 अपॉन 13, और कोई पूछे इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आप बताओगे -2 अपॉन 13। ठीक है, प्लस नहीं बताओगे, -2 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन होता है ना, तो प्लस और यहाँ पे माइनस इसको मिला, तो -2 अपॉन 13 आप बताओगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया जनरल फॉर्म। तो पहले आपके एक्सरसाइज में देखोगे ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे लिखा हुआ z इक्वल टू 1/3 प्लस 2i, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें, जनरल फॉर्म में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपके पास आ गया i क्यूब प्लस i की पावर 25 इसकी होल की पावर 8, सॉल्व दिस। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, सॉल्व दिस, मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व क्या बोल सकते हो, सिंप्लीफाई बोल सकते हो कि सिंप्लीफाई i क्यूब प्लस i पावर 25 और होल की पावर 8। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल फॉर्म बनाना। अब देखिए कैसे होगा, आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना। सच पता आपको यहाँ, अब इसको आप ऐसा नहीं कि स्क्वायर स्क्वायर के खोलो, कुछ नहीं, सिंपल करो। i की पावर क्यूब आपकी वैल्यू क्या होती है, याद करिए स्टार्टिंग में बताया, i की क्यूब की आपकी वैल्यू होती है -i, पता है ना। अंदर सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, प्लस i की पावर 25 अपॉन 8, ऐसे लिखा दो। i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i, मैंने लिख दिया -i। आगे आते हैं, i की पावर कितना है 25। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया हम लोग 25 को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये हो गया -i प्लस i की पावर 1 मतलब i। यहाँ तक चीज क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये क्या हो गया, -i और प्लस i कैंसिल हो, कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, 0 पावर 8 मतलब 0। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। बात में समझ में आ रही है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे स्टार्टिंग एक्सरसाइज में, जिसमें आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, और भी काफी चीजें रहेंगी जिनको हमको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। ठीक, यहाँ तक चाहिए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो आता है रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ इमेजिनरी नंबर। तो ये कुछ चीजें आपको समझनी है। ये हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो है, इसको ध्यान समझिएगा। रेसिप्रोकल, ये ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपको बताना है कि रेसिप्रोकल, कभी क्वेश्चन आएगा इस तरह कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर या फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आप क्या बताओगे। तो देखिए आपका होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, लेट कोई भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, z आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, z आपका क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब इसका जो रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ऑफ z, वो आपका होगा 1/z। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो रेसिप्रोकल होगा या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। अब इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ, फॉर एग्जाम्पल लेता भी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मैंने बोला आपसे कि अगर आपके पास z है कोई, ये z हम लोग ले लेते हैं 2 - 3i, क्या ले लिया, 2 - 3i, मैंने ले लिया z इक्वल टू 2 - 3i। आपसे पूछा गया फाइंड इट्स रेसिप्रोकल या फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, वही तो आंसर होगा ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका 1/z निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। अब 1 अपॉन जेड आप करोगे तो 1 अपॉन जेड मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 3i। बात समझिए ध्यान से, 1 अपॉन जेड मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 3i। ये आपने किया। आपको पता है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हमेशा कैसे डिनोट करोगे, हमेशा उसके जनरल फॉर्म में ही डिनोट करोगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी। अब जैसे यहाँ पे हो गया 1 अपॉन 2 माइनस 3i, अब इसको आप कैसे लिखोगे, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखोगे। तो अभी आपका क्या ये a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है, इसकी आप कैसा है, यहाँ पे आपको पता है अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जाम्पल में, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे इसके निगेटिव साइन से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस 3i हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस 3i हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये क्या चीज बन जाएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 3i ऊपर आ गया और नीचे आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 हो गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब 3i स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर, और i स्क्वायर वैल्यू -1 होती है मतलब -9, और -9 और -1 पहले से है तो क्या हो जाएगा, +9 हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो आपका क्या क्वेश्चन बन गया, ये हो गया आपका 2 प्लस 3i अपॉन 13। इसी चीज को हम लोग लिखना चाहें जनरल फॉर्म में तो लिख सकते हैं 2 अपॉन 13 प्लस 3i अपॉन 13। तो ये जो अब बन गया जनरल फॉर्म में a प्लस आई बी के फॉर्म में, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। मतलब ये आपका क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3i, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 2 अपॉन 13 प्लस 3i अपॉन 13। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो नेक्स्ट चीज आती है वो आता है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। कॉन्जुगेट, ठीक है। अब कॉन्जुगेट की बात क्या होती है समझिए। मान लिया हमारे पास कोई z है, ठीक है, लेट z, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, CN से लिख रहा हूं, लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका अगर कॉन्जुगेट की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, कॉन्जुगेट की, तो देखिए होता क्या, पहले ये समझिए z जो है हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है a प्लस आई बी के फॉर्म में हमारे पास क्या है लिखा हुआ है। तो जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये भी समझिए डिनोट कैसे करते हैं। जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड बार से। कैसे, जेड बार इसको बोलते हैं। जेड बार से हमने डिनोट किया। जेड बार आपका क्या होता है कि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालना है, कुछ भी आपको नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप क्या करो, जो आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है, ध्यान समझिएगा, जो आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है उसी के साइन को रिवर्स कर दीजिए। बात में समझ आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हो, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द कॉन्जुगेट ऑफ जेड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जस्ट रिवर्सिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। मतलब कहने क्या हुआ आपका, यहाँ पे जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो आपका हो जाएगा ए माइनस आई बी। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस आई बी। चीजें क्लियर हो गई। तो ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। मतलब आपका कॉन्जुगेट मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, कॉन्जुगेट मतलब आपका हो गया कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को आप सिंपली क्या कर दो, साइन को रिवर्स कर दो, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया वही आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही बात थोड़ी बहुत, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी चीज। जैसे आपके पास मान ली क्वेश्चन आ गया, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ find the conjugate of 1 upon 2 minus 4i। ठीक है, हमारे पास आ गया फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 4i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो लिखा हुआ है, बट ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हमको इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट बताना है। ध्यान समझिएगा, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 4i। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस को प्लस कर दो, काम खत्म। अभी ये चीज जनरल फॉर्म में है ही नहीं। जब मैं डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने लिखा था लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये तो ए प्लस आई बी फॉर्म में अभी
है ही नहीं। तो अगर ए प्लस आई बी फॉर्म नहीं है, जो आपका पहला काम है वो आपका ये है कि आप इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब जनरल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, साइन चेंज कर दोगे। यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 माइनस 4i है। रैशनलाइज करने के लिए इसके निगेटिव साइन से ऊपर नीचे हम लोग क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस 4i, दोनों से हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 4i अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। आई का स्क्वायर भी करेंगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस और एक ही माइनस पहले से मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपके पास ये हो गया 2 प्लस 4i अपॉन 20। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन 20 प्लस 4 अपॉन 20i। थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5i। अब ये जो बन गया, देखिए स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, ये जनरल फॉर्म में नहीं था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसमें कन्वर्ट कर दिया। और ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म में। ये ए है, ये बी है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब जो इसका कॉन्जुगेट होगा, वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज कॉन्जुगेट इक्वल टू, कॉन्जुगेट आप क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, और ये जो रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन को चेंज कर दो, -1 अपॉन 5 इंटू आई। तो ये आपका कॉन्जुगेट हो गया इस क्वेश्चन का। बात में समझ आ रही है? किसी भी चीज का अगर कॉन्जुगेट आपको बताना है, पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म में है कि नहीं ये वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर जनरल फॉर्म में है तब तो आप सिंपल इमेजिनरी पार्ट को पहचान के उसका साइन को चेंज कर दो। बट अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो आपका पहला काम सबसे क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट बनाओ। इसलिए हमेशा याद करो, कभी भी आई आपको नीचे दिखे, हमेशा आपका पहला काम है रैशनलाइज करके आई को क्या करो, आप ऊपर लाओ। किसी भी क्वेश्चन को, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है आपको, कि आपको क्या करना है कि हमेशा उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। यहाँ तक थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? ये हो गया कॉन्जुगेट की बात। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, क्या की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी आपके पास कि जो जेड का कॉन्जुगेट है, मतलब मान लिया आपका ए प्लस आई बी कोई नंबर है, उसका आपने कॉन्जुगेट लिया तो क्या हो गया, ए माइनस आई बी। ध्यान समझिएगा, जेड इक्वल टू क्या है आपके पास, ए प्लस आई बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने क्या निकाला, कॉन्जुगेट निकाला, वो हो जाएगा ए माइनस आई बी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा चलो एक बार और कॉन्जुगेट बताओ, मतलब कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट बताओ। तो वो क्या हो जाएगा, फिर आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, ए प्लस आई बी हो गया। तो आप देख सकते हो जो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आ गया वो कुछ नहीं किया था, एक्चुअल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कॉन्जुगेट हम लोग निकालते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। और इसका दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो कॉन्जुगेट की उसकी बात करते हैं अगर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जेड का कॉन्जुगेट का जो स्क्वायर होगा, जेड के कॉन्जुगेट का जो स्क्वायर होगा, मतलब आपने जेड का कॉन्जुगेट किया, उसका क्या कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया, वो आपका किसके बराबर होगा, वो चाहे आप जेड का स्क्वायर करके फिर कॉन्जुगेट करो, दोनों की बात एक ही है। इसको भी समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ प्रूफ समझ लेते हैं। प्रूफ आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दी मान लिया हमने जूम किया जेड इक्वल टू 1 माइनस 2i। ठीक है, ये मैंने जूम किया, जेड आपका क्या है 1 माइनस 2i है, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i। चीजें क्लियर है? आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर मतलब आपको क्या करना है, 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। स्क्वायर भी यहाँ पे निकालना आप सीख जाओगे। जेड स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2i होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको बोल सकते हो -4। ठीक है, कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा, फिर से बताया जाए। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब प्लस 2i का होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab, तो -2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 2i। ठीक है, इसको सॉल्व करते हम लोग। तो जेड स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 1 स्क्वायर मतलब 1, ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, आई की स्क्वायर -1, तो 1 - 4 -3 हो गया ये, और उधर कितना हो जाएगा -4i। बात में समझ आ रही है? ये हो गया किसमें, जनरल फॉर्म में। तो जेड का स्क्वायर कितना हो गया,
जेड स्क्वायर आपका हो गया -3 - 4i। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का स्क्वायर करते हैं। किसका? कॉन्जुगेट का स्क्वायर करते हैं। कॉन्जुगेट का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? कितना था कॉन्जुगेट? 1 + 2i। तो 1 + 2i का अगर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? वही सेम चीज, a² + b² मतलब 2i का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? जेड के कॉन्जुगेट का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से वही -3 और ये हो जाएगा +4i। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखिए हमको प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जेड के कॉन्जुगेट का जो स्क्वायर होगा, मतलब जेड के कॉन्जुगेट का जो स्क्वायर होगा, मतलब दिस थिंग, ये वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जेड के स्क्वायर के कॉन्जुगेट के। जेड के स्क्वायर कितना है? दिस, ध्यान समझिएगा, जेड के स्क्वायर ये, तो जेड के स्क्वायर का अगर कॉन्जुगेट निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? वो -3 + 4i। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो जो जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर है वो जेड स्क्वायर के कॉन्जुगेट के बराबर है। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? यहां से प्रूव होगी। बात थोड़ी बहुत समझ आ रही? और भी 1-2 प्रॉपर्टी होगी जो हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक इतना रखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में अदा करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आपका हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने अज्यूम किया लेट z = a + ib। ठीक है, a + ib आपका क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z = a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो मॉडुलस होगा ये हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। डिनोट हम लोग करते हैं कैसे, ये समझिए आप। डिनोट करने के लिए हमारे पास होता है ये मॉड ऑफ z। ठीक है, मॉड ऑफ z इस तरह डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ z, इसको हम लिख सकते हैं क्या? √a² + b²। ठीक है, i से कोई मतलब नहीं है, केवल वैल्यू से। ठीक है, a² + b², चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप -b भी अगर यहाँ रख दो तो वो स्क्वायर करके पॉजिटिव बनेगा। तो मॉड ऑफ z = a + b, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब मॉडुलस और यू कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द, मतलब क्या बोल सकते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रियल वैल्यूज एंड इमेजिनरी वैल्यूज। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो ये आपका हो गया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट हमने समझ लिया, मॉडुलस हमने समझ लिया। इस तरीके से मॉडुलस, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन आ गया z = कुछ भी लेते हम लोग 3 + 4i। ठीक है, क्या ले लिया हमने? 3 + 4i ले लिया। अब पूछ रहा है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ z, तो आपको पता है क्या होता है ये? √3² + 4²। i से कोई मतलब नहीं है, माइनस कोई मतलब नहीं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √9 + 16, तो ये कितना हो जाएगा? √25, और ये कितना हो गया? 5। तो मतलब मॉडुलस ऑफ z कितना हो गया? 5 हो गया। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? ये हो गई बेसिक चीजें किसकी? मॉडुलस की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास मॉडुलस हो गया। इसके आगे भी और भी काफी चीजें, इसमें आर्गन प्लेन है और भी कुछ चीजें हैं। बेसिक जितना चीजें अभी हम लोगों ने समझा उतनी चीजों से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। पहली 2 एक्सरसाइज की आपकी हो जाए, काफी 1-2 एक्सरसाइज भी आप कर लोगे। उतनी एक्सरसाइज को आप लोग अभी करिए, उसके बाद फिर धीरे करके हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे की चीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चंस करिए। बाकी आप कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, हमारे ऐप के थ्रू या यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा ऐप को आप डाउनलोड करके संजय पांडे क्लासेस गूगल प्ले पे आप सर्च करके पा सकते हो। वहां से डाउनलोड करके आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हो। वहां पे भी आपके डाउट्स जो भी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।